यहाँ आप देख सकते हैं एक ही वर्ण में दो अलग अलग मात्रा लगाकर यह इस तरफ बना है, दोनों की ही बना है, परंतु यह है क हर्षिकार की और यह है क दीर्घ ईकार की। तो इसका प्रयोग जो होता है वो बातचीत में वाक्य को जोड़ने में, परंतु इसका प्रयोग जो है संबंध दिखाने में किया जाता है। कैसे, आप इसे देखिए। जैसे कि लिखा हुआ है, राम कहता है कि मोहन बीमार है, और इसे देखिए यह राम की कलम है। यहाँ देखिए क हर्षिकार की आया है और यहाँ क दीर्घ ईकार की आया है। तो यहाँ यह जो है आपने देखा कि वाक्य को जोड़ने में और बातचीत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राम कहता है यह एक वाक्य है और मोहन बीमार है यह दूसरा वाक्य है। तो इस दोनों वाक्य को इसने जोड़ने का कार्य किया है और जोड़ करके दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया है। परंतु इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग संबंध दिखाने में किया गया है। जैसे यह राम की कलम है, तो यहाँ राम का संबंध कलम से है, तो इस संबंध को इसने दिखाया है। तो कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण में ये दो हैं, एक क हर्षिकार की है और दूसरा है क दीर्घ ईकार की। तो यहाँ कुछ हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में कहने का मतलब यह है कि आपने देखा कि एक क हर्षिकार की है और दूसरा क दीर्घ ईकार की है। तो इसके लिए अंग्रेजी में तीन शब्द हो जाते हैं, एक दैट और दूसरा इफ़ या वेदर और तीसरा कुछ नहीं भी होता है। और इसके लिए अंग्रेजी में इसके लिए भी दो है, एक एपोस्ट्रोफी एस है और ऑफ है। तो इस चैप्टर में हम लोग यह सीखेंगे कि ये क हर्षिकार की के लिए कहाँ दैट लगेगा, कहाँ इफ़ वेदर लगेगा और कहाँ कुछ नहीं भी लगेगा। और फिर यह देखेंगे कि यह जो दीर्घ ईकार है क दीर्घ ईकार की, तो इसके लिए कहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा और कहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ यह की आया है, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसका प्रयोग जो है बातचीत करने के क्रम में या दो वाक्यों को जोड़ने में नरेशन के अंदर इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए की है, तो इसके ये सब अंग्रेजी हो जाते हैं, दैट, इफ़ या वेदर या कहीं कुछ नहीं भी। तो यह एक कंजक्शन के शब्द हैं और इसका प्रयोग जो होता है दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। तो यहाँ यह समझना है कि की के जब यहाँ तीन सेंस हैं, तो किस वाक्य में की के लिए हम किसका प्रयोग करें, कहाँ दैट लगेगा, कहाँ इफ़ या वेदर, कहाँ, तो फिर उदाहरणों में देखा जा सकता है। आप उदाहरण देखिए, ये रहा उदाहरण। ये लिखा हुआ है, राम कहता है कि मोहन बीमार है। राम पूछता है कि क्या राधा अमीर है और क्या तुम जानते हो कि वह कौन था। इन तीनों वाक्य, ये जो वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में की आया है और इस की ने आकर के दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है। तो अब सवाल यह है कि इस की का अंग्रेजी क्या होना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ की का अंग्रेजी दैट आया है, यहाँ इफ़ या वेदर यहाँ कुछ नहीं,
तो यह कैसे हो रहा है, कैसे हो जाता है। अब जैसे यहाँ सेंटेंस है, राम कहता है कि मोहन बीमार है, तो यह जो दूसरा वाक्य है मोहन बीमार है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो की से जब दो वाक्य जुड़ते हों और जब दूसरा वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो की का अंग्रेजी जो है वह दैट हो जाता है। तो मोहन बीमार है कैसे समझ सकेंगे, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस वाक्य की रचना है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जब वाक्य की रचना SOV से रहे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा पहचान यह है कि इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि नहीं, क्या नहीं और क्या, ये तीन शब्द इसमें नहीं लगे हुए हैं। मोहन बीमार है में ये नहीं नहीं लगा हुआ है, क्या नहीं यह भी नहीं है, और क्या यह भी नहीं है। तो जब किसी वाक्य में नहीं, क्या नहीं और क्या ये सभी शब्द नहीं रहे तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है। तो पूरा इसका अंग्रेजी हुआ राम कहता है। तो इसका अनुवाद तो अपने तरह करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला वाक्य है उसका अनुवाद जो अपने तरह से होगा। तो राम कहता है, राम सेज, और की का अंग्रेजी हम दैट देंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा वाक्य जो है उसका अनुवाद अफर्मेटिव तरीके से होगा, अर्थात पहले एस देंगे, भी देंगे, ओ देंगे। तो मोहन बीमार है इस नियम पर बनेगा। तो इस नियम पर जब बनाएंगे तो यह हो जाएगा मोहन इज इल। अब आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। राम पूछता है कि क्या राधा अमीर है। तो अब जो दूसरा वाक्य है क्या राधा अमीर है, यह वाक्य आरंभ होता है क्या से। तो जब क्या से कोई वाक्य आरंभ होते हों तो यह क्लोज्ड क्वेश्चन कहलाता है। क्लोज्ड क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो ये क्या राधा अमीर है, यह एक क्लोज्ड क्वेश्चन है। तो जब यह क्लोज्ड क्वेश्चन रहे तब इसकी का अंग्रेजी इफ़ या वेदर देंगे। तो अनुवाद होगा राम पूछता है कि क्या राधा अमीर है। तो ये तो अपने जब तरह ही बनेगा, राम आस्क्स, और इसकी का अंग्रेजी इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक देंगे और फिर इसका अनुवाद हो जाएगा। तो इसका जो अनुवाद करेंगे क्या राधा अमीर है, तो इसी नियम पर अनुवाद करेंगे, SVO पर। यानी एस है राधा और भी है इज और फिर ओ देंगे तो अमीर हो गया, ये रिच हो गया, राधा इज रिच। तो इसमें इस तरह से सेंटेंस का अनुवाद नहीं करेंगे, क्या राधा अमीर है, इज राधा रिच, इस तरह से नहीं अनुवाद करके इस तरह से करेंगे राधा इज रिच। क्योंकि नियम कहती है कि इस सेंस में जो दूसरा वाक्य है, इधर का जो भी वाक्य है उसको अफर्मेटिव तरीके से इसी नियम से अनुवाद करेंगे। अब आप आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या तुम जानते हो कि वह कौन था। तो अब यहाँ की का अंग्रेजी कुछ नहीं हुआ है, तो ये सब कैसे हम समझेंगे। तो की के बाद जो आने वाला दूसरा सेंटेंस है, ये तो पहला हुआ, ये जो दूसरा है वह कौन था। तो इसमें कौन लगा हुआ है, कौन का अंग्रेजी WHO हु हुआ। तो इस वाक्य में हु लगा हुआ है, WH क्वेश्चन लगा हुआ है। तो इसलिए इस सेंटेंस को वह कौन था यह WH क्वेश्चन यह कहलाएगा, या नहीं तो ऐसे सेंटेंस को ओपन क्वेश्चन भी कहेंगे या WH क्वेश्चन कहेंगे। तो यदि दूसरा वाक्य WH क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चन से संबंधित हो तो इस की का अंग्रेजी यहाँ
माइनस कर देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो फिर जहाँ तक अनुवाद की बात है तो यह तो अपने हिसाब से अनुवाद होगा, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नो, और की का अंग्रेजी माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि यह WH क्वेश्चन है। और वह कौन था, इसको अफर्मेटिव तरीके से बनाएंगे। तो पहले कौन के लिए हु दे देंगे और अफर्मेटिव तरीका हुआ पहले, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, तब ये वर्ब देंगे। तो ये मैंने सब्जेक्ट दिया है और ये वर्ब दिया है। तो इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि की के जो 3 अंग्रेजी है, दैट, इफ़, वेदर और कुछ नहीं, तो किन किन परिस्थितियों में यह सब क्या होगा। इतना क्लियर हो गया कि की से 2 सेंटेंस जुड़ जाते हैं और की से जुटने पर यदि दूसरा वाक्य अफर्मेटिव हो तो की का अंग्रेजी दैट होगा। अगर दूसरा वाक्य क्लोज्ड क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जो वाक्य क्या से आरंभ हो, तो फिर उसमें की का अंग्रेजी इफ़ या वेदर देंगे। और यदि दूसरा वाक्य की से जुटने पर यदि WH क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चन हो तो वहाँ की का अंग्रेजी माइनस कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अब आप आगे इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ मैंने अनुवाद करके दिखाया है, आप इसे देखें। तो लिखा हुआ है अनुवाद के अंदर, जब हम हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, जैसे कि अनुवाद करना होता है, राम ने कहा कि मोहन बीमार है, तो प्रायः हम लोग इस तरह से अनुवाद कर देते हैं, राम ने कहा, तो इसके लिए राम सेड लिख देते हैं और की का अंग्रेजी दैट देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। और मोहन बीमार है के लिए हम लोग लिख देते हैं मोहन इज इल, लेकिन यह गलत हो जाता है। क्यों? एक्चुअली मोहन बीमार है का अनुवाद होगा मोहन वाज इल। तो यह कैसे हो गया? यहाँ है, यहाँ वाज क्यों आ गया? तो चूँकि इधर ये सेड पास्ट टेंस में है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो ये नरेशंस के अंदर है। जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस के अंदर हो तो इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो मोहन बीमार है, जो ये प्रेजेंट जो है ये टेंस है, इसका अनुवाद पास्ट टेंस की मदद से होता है। तो यह एक सीक्वेंसी ऑफ टेंस के अंदर है। इसके बारे में आगे नरेशंस में अध्ययन गहराई से किया जाएगा। आप इसे यहाँ संक्षिप्त रूप में देखें। तो राम ने कहा कि मोहन बीमार है, इसका फाइनल आंसर हुआ राम सेड दैट मोहन वाज इल। तो मोहन बीमार है के लिए यह नहीं देंगे, मोहन इज इल नहीं दे करके मोहन वाज इल देंगे। अब आप दूसरा वाक्य देख सकते हैं कि अनुवाद में फिर हमारी क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। राम पूछता है कि क्या राधा अमीर है। अब समान रूप से हम क्या समझते हैं, क्या समझ लेते हैं? राम पूछता है का तो इसका तो अनुवाद कर देते हैं राम आस्क्स, और की का अंग्रेजी दैट लगा देते हैं। और क्या राधा अमीर है तो इज राधा रिच लिख देते हैं। तो इस तरह से राम आस्क्स दैट इज राधा रिच। लेकिन इस तरह से यदि अनुवाद करेंगे तो यह जो अनुवाद करने का तरीका है वह गलत हो जाएगा। क्यों? अब आप देखिए गलत कैसे है। अभी जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जब की से 2 सेंटेंस जुड़ते हों, यहाँ की से 2 सेंटेंस जुटा हुआ है, और की के बाद यदि यह क्लोज्ड क्वेश्चन रहता है, जैसे क्या से क्लोज्ड क्वेश्चन है, तो यह जब क्लोज्ड क्वेश्चन रहता है तो की का अंग्रेजी यहाँ दैट नहीं होकर के इफ़ या वेदर देते हैं। तो इस तरह से इसमें की का अंग्रेजी इफ़ या वेदर देंगे, तो ये सही हुआ। राम पूछता है, ये तो ठीक है, राम आस्क्स, और की का अंग्रेजी इफ़ या वेदर हो गया। अब क्या राधा अमीर है का ये गलत हो गया, इज राधा रिच। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर बताया गया था कि ये जो दूसरी तरफ का सेंटेंस है इसका अनुवाद अफर्मेटिव तरीके से होता है। अफर्मेटिव तरीका में पहले सब्जेक्ट, पहले एस, तब ओ आता है। ओ बराबर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सारे हो सकते हैं।
कहीं कम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों की आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी एक संक्षिप्त में देखिए, तो क्या राधा अमीर है? तो यहाँ अनुवाद किया गया S प्लस V प्लस O से। तो S देंगे, S क्या है? राधा, तो राधा। V क्या है तो इज देंगे, और O क्या है? अमीर, तो रिच। तो इस तरह से राधा इज रिच सही हुआ, इज राधा गलत हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ कि राम पूछता है कि क्या राधा अमीर है? राम आस्क्स इफ, इसमें से कोई एक ही लेंगे। राम आस्क्स इफ राधा इज रिच। और फिर आप नीचे देखिए, क्या तुम जानते हो कि वह कौन था? तो जब हम लोग इसका अनुवाद करते हैं तो प्रायः कहाँ मिस्टेक करते हैं, इसे देखिए। क्या तुम जानते हो का तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, डू यू नो, यहाँ तक ठीक है। और की का अंग्रेजी दैट दे देते हैं, क्योंकि की का अक्सर हम लोग समझते हैं कि की बराबर दैट, दैट बराबर की। और वह कौन था, तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की आदत है होती है, तो वह कौन था, तो हु वाज ही। तो इस तरह से यदि लिखेंगे क्या तुम जानते हो कि वह कौन था, डू यू नो दैट हु वाज ही, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हुआ, किस तरह से यह सही होगा, इसे देखिए। क्या तुम जानते हो, डू यू नो, यहाँ तक ठीक है। और ये की लगा हुआ है, और की के बाद जो ये दूसरा सेंटेंस है वह कौन था, यह एक ओपन क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। तो ऊपर कहा गया था कि यह यदि ओपन या WH क्वेश्चन हो तो यहाँ की का अंग्रेजी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से हो जाएगा डू यू नो, और ये माइनस रह जाएगा कि ऑटोमेटिक स्वाभाविकता इसमें इसका सेंस बन जाता है। अब वह कौन था, तो मैंने कहा था कि जो इस तरफ का सेंटेंस है इसे S प्लस V प्लस O में रखें। तो पहले S लेंगे और V लेंगे। तो वह कौन था में S क्या है, वह, तो ही हुआ। और भी मांग रहा है, भी क्या है, था, तो वाज लेंगे, तो ही वाज। और ये कौन को आगे रख देंगे, यह अफर्मेटिव तरीका हुआ। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या तुम जानते हो कि वह कौन था, तो डू यू नो हु ही वाज। तो फिर यह वॉल्यूम ए है, इसकी समाप्ति हुई। आगे हम लोग वॉल्यूम बी में जानकारी प्राप्त करेंगे।